गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सैलरी हेड के अंतर्गत एम्प्लॉई के जो रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मैंने पहले भी बताया था, रिटायरमेंट में एक एम्प्लॉई को ग्रेच्युटी मिलती है, उसको पेंशन मिलती है, उसकी जो छुट्टी अर्जित की है उसका जो कैश बनता है, लीव इन कैश इवेंट का फ़ायदा मिलता है। वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं तब क्या हमें छूट मिलती है। प्रोविडेंट फंड एक अपने आप में एक प्रोविजंस है, उसमें जो अंशदान एम्प्लॉय करता है और एम्प्लॉय करता है उसकी कितनी राशि एग्जम्प्ट है और कितनी राशि पर टैक्स लगता है। इन चीज़ों का अध्ययन हम रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम के अंतर्गत करेंगे। मैंने आपको पूर्व में भी बताया था, सर्वप्रथम ग्रेच्युटी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ग्रेच्युटी क्या है? ग्रेच्युटी की परिभाषा अगर हम देना चाहें तो उसकी परिभाषा इस प्रकार हो सकती है: ग्रेच्युटी इज ए लम्प सम पेमेंट विच इज गिवन टू एम्प्लॉय ऑन रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन or to legal heirs on his death in consideration of past service। अर्थात जो व्यक्ति ने अपनी सर्विस दी है, रिटायरमेंट पे जो राशि मिलती है उस पास्ट सर्विस के उपलक्ष्य में उसको हम ग्रेच्युटी कहेंगे। ग्रेच्युटी इज टैक्सेबल अंडर द सैलरी इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय इफ इट इज रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय इन इटसेल्फ। अर्थात ग्रेच्युटी को हम सैलरी हेड के अंतर्गत टैक्सेबल माना जाता है। अब देखिएगा बच्चों, ग्रेच्युटी की पोजीशन में क्या स्थिति होती है। अगर डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तब क्या स्थिति होगी और अदर्स एम्प्लॉय की क्या होगी। तो अगर वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट सर्वेंट है और उसको राशि मिलती है तो फुल्ली एग्जम्प्ट कहलाती है। समझ रहे हो ना? एक अधिनियम होता है ग्रेच्युटी एक्ट 1972। उस अधिनियम के तहत जब ग्रेच्युटी मिलती है और एक पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता हो, तब क्या स्थिति होगी। तो अगर आप पोगा एक्ट के अंतर्गत आता है और आपको पेंशन मिलती है, तब क्या प्रोविज़न होंगे। तो प्यारे बच्चों, एक प्रोविजंस है ग्रेच्युटी का, वो आपको याद रखना चाहिए। अर्थात आप ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंतर्गत पेमेंट प्राप्त करते हैं, तब इन निम्न में से जो राशि कम होगी वह आपकी ग्रेच्युटी कहलाएगी। क्या है वह राशि? एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी, नंबर 1। नंबर 2, 15/26 लॉस्ट ड्रॉन सैलरी। नोट नंबर 1, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ।
समझ रहे हो आप, या 20 लाख रुपए। इन तीनों में से जो राशि कम होगी वह आपकी ग्रेच्युटी कहलावेगी। इसी प्रकार अगर आप पोगा एक्ट के अंतर्गत कवर नहीं हो रहा हो तब क्या होगा, तो 3 जो आपके विकल्प होंगे उनमें से जो सबसे कम होगा वह आपका छूट मिलेगी। कैसे है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी और या 1/2 इंटू एवरेज सैलरी नोट नंबर 2 ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स ऑफ सर्विस, और या 20 लाख रुपए विच एवर इज लेस। समझ रहे हैं आप। अब यहाँ पर ग्रेच्युटी जो रिमेंबर पॉइंट है वो आपको याद करने वाले कौन से हैं। ग्रेच्युटी रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस फुल्ली टैक्सेबल कहलाएगी। नंबर 1, ग्रेच्युटी लिमिट 20 लाख इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट इफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड इन एनी अर्लियर ईयर फ्रॉम द फॉर्मर एम्प्लॉय, इफ एनी अगेन रिसीव्ड फ्रॉम अदर्स एम्प्लॉय इज लेटर ईयर, limit 20 lakhs will be reduced by the amount of gratuity exempt earlier। इन 2 प्रोविजंस का आपको और ध्यान रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, यहाँ सैलरी से तात्पर्य बेसिक प्लस डीए से है। सैलरी में होता है, डीए में होता है आपका द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द डीए प्लस कमीशन, और कमीशन भी जो परसेंटेज में होगा वो है। इसी प्रकार इस फार्मूले के आधार पर हम ग्रेच्युटी की एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल की हम राशि निकालें। दूसरा, आपको रिटायरमेंट पे जो पेंशन मिलती है उसके बारे में भी आपको समझना चाहिए। पेंशन की भी आपको 2 दशा होती है। एक तो होती है कि आपने राशि अनकम्यूट की गई है अर्थात मंथली मिल रही है, और एक कम्यूटेड राशि। अनकम्यूट राशि फुल्ली टैक्सेबल फॉर द ऑल एम्प्लॉयज़ के लिए होती है, और कम्यूटेड में 2 पोजीशन होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड अदर्स एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है, और अदर्स एम्प्लॉय के लिए अगर आपने उसमें 2 शर्तें रिसीव्ड अगर ग्रेच्युटी मिली है तो 1/3 ऑफ द टोटल एक बार थर्ड ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू। समझ आया आपके। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ही इज रिसीव्ड ग्रेच्युटी माइनस 1/3 ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू इज एग्जेम्प्टेड। अगर वह रिसीव्ड ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं करता तो 1/3 ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू इज एग्जेम्प्टेड। इस तरह आपको
ग्रेच्युटी की राशि, पेंशन की राशि निकालनी चाहिए। उसी प्रकार प्रोविडेंट फंड में आपको अध्ययन करना चाहिए, लेकिन प्रोविडेंट फंड में अध्ययन करने के लिए आपको सर्वप्रथम ये देखना चाहिए कि प्रोविडेंट फंड कितने प्रकार के होते हैं। प्रोविडेंट फंड 4 प्रकार के होते हैं: स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें आपको एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन देता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन देता है, उसके ब्याज है, और टर्मिनेशन पर जो राशि मिलती है तब आपकी क्या क्या पोजीशन बनती है। नंबर 1 पोजीशन देखिएगा, अगर स्टेटेड प्रोविडेंट फंड है, डिडक्शन 80C के अंतर्गत उसको डिडक्शन मिलेगा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर। RPMF पर आपको मिलेगा डिडक्शन अंडर 80C के तहत, और अनरिकॉग्नाइज्ड फंड में नो डिडक्शन 80C के तहत नहीं मिलता, और PPF में डिडक्शन 80C के तहत मिलता। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में स्टेटेड प्रोविडेंट फंड में एग्जम्प्ट होता है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आपको 12% तक सैलरी एग्जम्प्ट होती है। अनरिकॉग्नाइज्ड फंड में एग्जम्प्ट होता है और ये इस पर लागू होता है नहीं। इंटरेस्ट है, इस पर एग्जम्प्ट होता है। स्टेटेड फंड पे एग्जम्प्ट अप टू 9.5% होता है, और ये एग्जम्प्ट है और एग्जम्प्ट है। रिसीप्ट ऑफ टर्मिनेशन टोटली सब में ही एग्जम्प्ट होता है, और अनरिकॉग्नाइज्ड फंड में टैक्सेबल होता है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इट इज इंटरेस्ट माइनस टैक्सेबल अंडर सैलरी इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स फ्रॉम अदर सोर्सेज। प्रोविडेंट एम्प्लॉयज terminated or retired from the job after at least 5 years of continuous service and subject to the service 19A। ये प्रोविडेंट फंड से संबंधित प्रोविज़न है। प्यारे बच्चों, ग्रेच्युटी हमने पढ़ ली, प्रोविडेंट फंड हमने पढ़ ली, पेंशन हमने पढ़ ली। 2 एक प्रोविज़न और हैं जिसको हम कल अध्ययन करेंगे: लीव इन कैश और वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। धन्यवाद प्यारे बच्चों।